हमारा पहला विश्लेषण आप सबको बहुत ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि ये विश्लेषण उस धर्म परिवर्तन के बारे में है जिसके पीछे कट्टरपंथी मौलाना नहीं बल्कि पढ़े लिखे डॉक्टर्स का एक रैकेट है। आपको याद होगा 10 नवंबर 2025 को दिल्ली में लाल किले के पास एक आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी और उत्तर प्रदेश के अलग अलग सरकारी मेडिकल कॉलेजेस, अस्पतालों में काम करने वाले 7 डॉक्टर्स शामिल थे। और उस वक्त इस आतंकी हमले को व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का हिस्सा बताया गया था। लेकिन आज हम आपको व्हाइट कॉलर लव जिहाद के बारे में बताएंगे, जिसमें कुछ डॉक्टर्स पर यह आरोप लग रहा है कि वो हिंदू महिलाओं से पहले दोस्ती करते थे, इसके बाद उनसे शादी करने का वादा करते थे और बाद में उन पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया जाता था। ये सारी चीजें बहुत ही संगठित तरीके से की जा रही थी, ऑर्गेनाइज तरीके से। और धर्म परिवर्तन और लव जिहाद का ये पूरा रैकेट एक बिजनेस मॉडल की तरह काम करता था। अगर आपके बच्चे कॉलेज जाते हैं, किसी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, किसी अस्पताल या मेडिकल कॉलेज में काम करते हैं या सोशल मीडिया पर अनजान लोगों से बातचीत करते हैं, तो ये विश्लेषण आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले आप ये देखिए कि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कहा है कि उनके राज्य में लव जिहाद के लिए कई लड़कियों को निशाना बनाया जा रहा है। इसकी मदद से उत्तर प्रदेश की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश हो रही है। सुनिए। डेमोग्राफी बदलने की जो साजिश हो रही है, लव जिहाद के नाम पर हमारी बेटियों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, इसको रोकेंगे, सख्ती से रोकेंगे, जागरूक करेंगे परिवारों को संस्कारित करेंगे और संस्कारवान परिवार के माध्यम से एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण की दिशा में जो प्रवर्तमान अभियान है, इस अभियान में हम भी योगदान देंगे। यह हमारे योगियों को, पूज्य संतों को और समाज के जागरूक नागरिकों को इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब स्पेशल टास्क फोर्स की कई टीम्स उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर धर्मांतरण के सबसे बड़े रैकेट की जांच कर रही हैं। और ये वही रैकेट है जिसके तार कई सरकारी, कई प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से जुड़े हो सकते हैं। और आरोप है कि इनके पीछे डॉक्टर्स का एक बड़ा समूह हो सकता है। आपको इसकी पूरी कहानी बताते हैं, जो लखनऊ की उस किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से शुरू होती है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी KGMU जिसे कहा जाता है। पिछले महीने इस यूनिवर्सिटी के पैथोलॉजी विभाग में काम करने वाले एक डॉक्टर रमीजुद्दीन मलिक उर्फ रमीज नाइक पर यह आरोप लगा कि उसने एक हिंदू महिला को लव जिहाद का शिकार बनाया और उसे इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया। जब इस हिंदू महिला की कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई तो इस महिला ने आत्महत्या करने की कोशिश तक की। इसके बाद यह पूरा मामला उत्तर प्रदेश के महिला आयोग तक पहुंचा। महिला आयोग ने यूनिवर्सिटी पर दबाव बनाया। तब जाकर यह पता चला कि डॉक्टर रमीज नाइक फरार हो चुका है और यूनिवर्सिटी के कुछ लोग और डॉक्टर भी उसे बचाने में मदद कर रहे हैं। अब यहीं से धीरे धीरे पूरे रैकेट का पर्दाफाश होना शुरू हुआ, क्योंकि इस एक लड़की ने आवाज उठाई। इसके बाद यह मामला पुलिस के पास पहुंचा, जहां FIR में यह खुलासा हुआ कि जिस हिंदू महिला को डॉक्टर रमीज नाइक मुसलमान बनाना चाहता था, वो महिला खुद एक डॉक्टर है। सोचिए। और उसकी डॉक्टर रमीज नाइक से मुलाकात लखनऊ की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में हुई थी। यहां तक यह मामला काफी स्पष्ट लग रहा था और यह माना जा रहा था कि डॉक्टर रमीज नाइक ने इस महिला से शादी करने के लिए उस पर दबाव, धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया कि शादी करनी है तो पहले इस्लाम कबूलना होगा। और जब यह हिंदू महिला इस्लाम धर्म अपनाने के लिए तैयार नहीं हुई तो उसने शादी करने से ही इनकार कर दिया। लेकिन इसके बाद जैसे जैसे इस मामले में जांच आगे बढ़ी, वैसे वैसे नए खुलासे हुए और पुलिस को यह समझ में आ गया कि इस घटना के पीछे एक बहुत बड़ा रैकेट हो सकता है। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर रमीज नाइक की पहली पत्नी भी हिंदू थी, जिस पर उसने धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया था और बाद में वो एक और हिंदू महिला को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर कर रहा था। और यहां बात सिर्फ इन 2 हिंदू महिलाओं की नहीं थी। डॉक्टर रमीज नाइक कुल 18 दिनों तक फरार रहा और इस दौरान उसने 250 फोन कॉल्स किए। और जब इन फोन कॉल्स की जांच हुई तो यह पता चला कि डॉक्टर रमीज नाइक का कनेक्शन उस PFI से भी है जिसके दस्तावेजों में भारत को साल 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बातें लिखी थी। और इन्हीं कारणों से साल 2022 में भारत सरकार ने PFI पर प्रतिबंध लगा दिया था।
अब पुलिस का यह कहना है कि डॉक्टर रमीज नाइक जब फरार था तब उसके पास ऐसे बैंक खातों से काफी पैसा आया जिन बैंक खातों के तार पीएफआई से ही, प्रतिबंधित पीएफआई से जुड़ते थे। इसी जांच में यह भी खुलासा हुआ कि डॉक्टर रमीज नाइक ने ऐसे लोगों से संपर्क किया है जो डॉक्टर शाहीन सईद के नजदीक थे। डॉक्टर शाहीन सईद वही महिला है जिन्हें 10 नवंबर 2025 को दिल्ली में लाल किले के पास हुए आतंकी हमले की साजिश रचने के लिए गिरफ्तार किया गया है। अब जब ये सारी बातें स्पेशल टास्क फोर्स के सामने आई तो उसे समझ में आ गया कि यह मामला धर्मांतरण के एक बहुत बड़े रैकेट से जुड़ा है और इस रैकेट के कई हॉटस्पॉट्स हो सकते हैं। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर भी दिखाना चाहती हूं। सबसे पहले बात तो यह है कि एसटीएफ की टीम को डॉक्टर रमीज नाइक जो ये है जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उसके लैपटॉप से, क्योंकि लैपटॉप की जांच हुई है और लव जिहाद का डॉक्टर क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि 40 हिंदू महिलाओं का डेटा मिला इसके लैपटॉप से। आप सोचिए, ये जो डॉक्टर जिसकी तस्वीर आप इधर देख रहे हैं रमीज नाइक, उसका लैपटॉप एसटीएफ ने पकड़ा, स्पेशल टास्क फोर्स ने। जब लैपटॉप की जांच हुई तो डॉक्टर रमीज नाइक के लैपटॉप में एक ऐसा फोल्डर था जिसमें 40 हिंदू महिलाओं का पूरा डेटा मौजूद था। और जांच आगे बढ़ी। जांच टीम को शक है कि इन सभी महिलाओं को अलग अलग डॉक्टर लव जिहाद का शिकार बना रहे थे। इस मामले में नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन ने भी एसटीएफ को उन डॉक्टर्स की लिस्ट सौंपी है जो धर्मांतरण के इस रैकेट का हिस्सा हो सकते हैं। अब तक की जानकारी के मुताबिक कानपुर मेडिकल कॉलेज, सबसे ऊपर जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, जूम इन कीजिए, गोरखपुर मेडिकल कॉलेज, यह है कानपुर मेडिकल कॉलेज। अब इस तरफ आइए तो ऊपर में आपको दिखेगा गोरखपुर मेडिकल कॉलेज। नीचे आप देख रहे हैं केजीएमयू लखनऊ, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, और इस तरफ आपको दिखा रहे हैं हम स्क्रीन पर बस्ती मेडिकल कॉलेज। गैर मुस्लिम महिलाओं को धर्मांतरण का शिकार बनाया जा रहा था और अब एसटीएफ इन डॉक्टर्स की भी जांच में जुट गई है। आप सोचिए, मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन ने ही लिस्ट दी है जिन पर उन्हें शक था। दूसरा बड़ा खुलासा यह हुआ है कि जब डॉक्टर रमीज नाइक आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था तब उसने व्हाट्सएप पर इस्लामिक मेडिकोज नाम से एक ग्रुप बनाया था। फिर जूम इन कीजिए, यह है इस्लामिक मेडिकोज नाम का व्हाट्सएप ग्रुप जिसे यह डॉक्टर ऑपरेट कर रहा था, डॉक्टर रमीज नाइक, जहां से ये पूरा मामला खुला है। अब इस ग्रुप पर वो क्या करता था, बाकी डॉक्टर्स और युवाओं को, आप सोचिए, इस्लामिक मेडिकोज, और यहां पर ये सबको जिहाद के लिए उकसाता था, लव जिहाद के लिए प्रेरित करता था। उनसे ये कहा जाता था कि वो ज्यादा से ज्यादा हिंदू महिलाओं को मुसलमान बनाने की कोशिश करें। इससे भी ज्यादा खतरनाक बात क्या थी कि डॉक्टर रमीज नाइक ने सोशल मीडिया पर 5, 10 या 15 नहीं बल्कि 110 फर्जी अकाउंट्स बनाए हुए थे इस एक शख्स ने, जिनमें वो डॉक्टर साहिल, डॉक्टर विख्यात, डॉक्टर विनय बनकर हिंदू लड़कियों और महिलाओं से बातें करता था और उन्हें लव जिहाद का शिकार बनाता था। और ये बहुत खतरनाक बात है। आप सोचिए, 110 फर्जी अकाउंट ये सिर्फ एक शख्स चला रहा था। आज भी हमारे देश में जब कोई व्यक्ति ये बताता है कि वो डॉक्टर है तो लोग उस व्यक्ति को सम्मान की नजरों से देखते हैं और उसे संदिग्ध नहीं मानते। बड़े बड़े प्रोफेशन वालों को लोग गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं लेकिन हमेशा डॉक्टर साहब ही कहते हैं। लेकिन इस मामले में यह दावा किया जा रहा है कि डॉक्टर रमीज नाइक पहले डॉक्टर विनय और डॉक्टर साहिल बनकर हिंदू लड़कियों से सोशल मीडिया पर दोस्ती करता था। बाद में जब ये हिंदू लड़कियां या महिलाएं उससे मिलने के लिए तैयार हो जाती थीं तो ये अपनी जगह दूसरे डॉक्टर्स को भेजकर इन गैर मुस्लिम लड़कियों को लव जिहाद का शिकार बनाता था और इनका धर्म परिवर्तन कराया जाता था। इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि एसटीएफ को डॉक्टर रमीज नाइक के मोबाइल फोन से उसी भगोड़े जाकिर नाइक के वीडियो मिले हैं जिसने भारत में गैर मुस्लिमों के खिलाफ नफरत फैलाई, जिहादी विचारधारा का समर्थन किया, वैचारिक कट्टरपंथ को बढ़ावा दिया कि हर मुसलमान को आतंकवादी होना चाहिए। और यह भी संयोग है कि इस साल 2023 में जब उत्तर प्रदेश में 400 से ज्यादा युवाओं को ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धर्मांतरण का निशाना बनाया गया था, तब उस मामले में भी आरोपियों के तार जाकिर नाइक से जुड़े मिले थे। और इस मामले में तो केजीएमयू का डॉक्टर रमीजुद्दीन मलिक जाकिर नाइक का इतना बड़ा फैन हो गया था, उसने अपना नाम ही रमीजुद्दीन मलिक से रमीजुद्दीन नाइक या रमीज नाइक कर लिया था
और ऐसा नहीं कि धर्मांतरण के इस रैकेट को सिर्फ कुछ डॉक्टर्स मिलकर चला रहे थे, इसके पीछे मजारों का भी एक बहुत बड़ा एंगल है जो आपके होश उड़ा देगा। पिछले कुछ सालों में केजीएमयू में, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में एक अजीब सी चीज देखी जा रही थी। लखनऊ की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में तेजी से कई मजारों का निर्माण हुआ और आज इस केजीएमयू में कुल 12 से 15 मजारें हैं। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में देखते ही देखते 12 से 15 मजारें, और इन्हीं मजारों के बहाने कट्टरपंथी मौलानाओं को बाहर से किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर लाया जाता था और बाद में डॉक्टर रमीज नाइक इन मौलानाओं के साथ मिलकर धर्मांतरण का एक पूरा रैकेट चलाता था। और हमारी टीम जब इस यूनिवर्सिटी और अस्पताल परिसर के अंदर पहुंची तो हमें ये मजारे और इनके आसपास खड़ा किया गया ढांचा साफ नजर आया। पहले एक मजार बनाते हैं, फिर उसके आसपास एक पूरा ढांचा बन जाता है, फिर वहां लोग रहने लगते हैं। और सोचिए ऐसा कैसे हुआ कि जो केजीएमयू किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी 120 साल पहले 1905 में बनकर तैयार हुआ था, वहां इतनी सारी अवैध मजारें बन गई और किसी ने भी इन अवैध मजारों का विरोध नहीं किया। और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इनके खिलाफ एक शिकायत दी गई है। देखिए, हम आपको एक्सक्लूसिव दिखाते हैं कि केजीएमयू में किस कदर जो मजारे हैं वो अलग अलग मौजूद हैं। और जहां पर रमीज मलिक जो धर्मांतरण का आरोपी था वो तो यहां पर था ही था, उसके साथ साथ यहां पर जो और लोग हैं वो यहां पर आते थे, उनके जो मौलाना हैं वो मिलने आते थे और इसी के जरिए वो रमीज मलिक से मिलते थे और इसके द्वारा धर्मांतरण का गंदा खेल खेला जाता था। लेटर लिखा गया है, पत्र लिखा गया और बताया गया है तकरीबन 1 दर्जन के आसपास मजारे जो हैं केजीएमयू में मौजूद हैं और जहां पर लोग बाहर से आते जाते हैं। ये मजार केजीएमयू के अंदर हैं और अगर आप देख सकते हैं तस्वीर में, ये जो मजार है ये केजीएमयू के अंदर मौजूद है, जिनको लेकर अब पत्र लिखकर सीधे दावा किया गया है कि उन पर कार्रवाई भी की जाए, क्योंकि यहीं से धर्मांतरण का एक बड़ा रैकेट चलता है और ये सरकारी जमीन पर बनी हुई वो मजारे हैं जहां पर मौलाना आसानी से धर्मांतरण से जुड़े आरोपी डॉक्टरों से मिलकर आगे का पूरा नेक्सस चलाते हैं। तो केजीएमयू के अंदर 12 से 13 मजार, और वो भी इस तरह से पनपना, अवैध तरीके से पनपना, बहुत सारे सवाल है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजेस में धर्म परिवर्तन का ये रैकेट चलाया जा रहा है। आप मिर्जापुर से आई इस खबर को देखिए, जहां 4 जिम को इसलिए सील किया गया है, सील करना पड़ा क्योंकि वहां कुछ जिम ट्रेनर्स गैर मुस्लिम लड़कियों से दोस्ती करते थे और दोस्ती करने के बाद उन्हें इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर कर रहे थे। और इस मामले में पुलिस ने कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें आरोपी मोहम्मद फरीद को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद हिरासत में लिया है। देखिए, धर्म परिवर्तन का आरोप था, इसमें इन लोगों के द्वारा एक गैंग बना के ये कार्य किया जा रहा था। देखिए, केजीएमयू में इतने सारे मजारों का होना, अलग अलग जगह पर जिम्स के जरिए लव जिहाद करना, यानी पहले मोहब्बत फिर धर्म परिवर्तन का दबाव। भारत में इस तरह की कोई रिपोर्ट या डेटा नहीं है जिससे ये पता चल सके कि हमारे देश में हर साल कितने लोग धर्म परिवर्तन करते हैं और किस धर्म को इससे ज्यादा नुकसान होता है। लेकिन वैश्विक स्तर पर अमेरिका के मशहूर थिंक टैंक प्यू रिसर्च ने कुछ साल पहले इस पर एक रिपोर्ट जारी की थी। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर उसी के आंकड़े दिखाना चाहती हूं। इन आंकड़ों को देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि आखिर प्यू रिसर्च इस मुद्दे पर क्या बता रहा है। धर्मांतरण से आबादी कितनी बढ़ी घटी, तो साल 2015 से साल 2020 तक इस्लाम धर्म अपनाने वाले 4,20,000 लोग। हिंदू धर्म कोई बदलाव नहीं हुआ।
ईसाई धर्म, एक एक करके जूम इन कर दीजिए। इस्लाम धर्म के लिए 4,20,000, ईसाई धर्म 21,80,000 कम हुए हैं। इस्लाम धर्म में 4,20,000 का इजाफा हुआ, ईसाई धर्म में 81,80,000 की गिरावट आई। बौद्ध धर्म 3,70,000 कम हुए। ये 2015 से 2020 के आंकड़े हम प्यू रिसर्च के मुताबिक बता रहे हैं, सोर्स इसका प्यू रिसर्च है। और यहूदी धर्म के भी 40,000 लोग कम हुए। हिंदू धर्म में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन सिर्फ एक धर्म इस्लाम धर्म 4,20,000 का इजाफा होता है। प्यू रिसर्च के मुताबिक अगर आप देखें तो जो आबादी है मुस्लिम्स की, उसमें तो इजाफा हो रहा है, लेकिन बाकी ज्यादातर धर्मों में, हिंदू धर्म को छोड़ दीजिए तो बाकी ज्यादातर धर्म में, खास तौर पर सबसे ज्यादा ईसाई धर्म में, क्रिश्चियंस 81,80,000 कम हो गए। बड़ी बात यह है कि पूरी दुनिया में इस्लाम ही इकलौता धर्म है जहां मुस्लिम बनने के बाद बहुत कम लोग दोबारा कभी अपना धर्म बदलते हैं। इनमें भी महिलाओं की संख्या ज्यादा होती है जो इस्लाम धर्म को एक बार अपनाने के बाद इस धर्म को कभी नहीं छोड़ती। इसका बड़ा कारण यह है कि इस्लाम धर्म में किसी भी मुस्लिम पुरुष के निकाह को तभी मान्यता दी जाती है जब महिला भी मुस्लिम हो। इसी वजह से कई मामलों में निकाह करने के लिए गैर मुस्लिम महिलाओं को इस्लाम धर्म कबूलना ही पड़ता है। और भारत में ऐसे मुद्दे पर लव जिहाद के आरोप लगाए जाते हैं। लव जिहाद शब्द का पहली बार इस्तेमाल साल 2000 के आसपास हुआ था और अब ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। यहां आपको ये आंकड़े भी देखने चाहिए कि सिर्फ 1400 साल पहले आया इस्लाम धर्म अब दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बन सकता है। यह नंबर भी प्यू रिसर्च का ही है। प्यू रिसर्च के मुताबिक साल 2100 में, मतलब आप कल्पना कीजिए कि आगे बढ़ते हुए कहां होगा, फिर क्या प्रोपोर्शन रहेगा सभी धर्मों का साल 2100 में। अभी हम 2026 में हैं, यानी आप सोचिए कि लगभग 74 साल बाद, 74 इयर्स लेटर, 2100 में अगली सदी में पहुंचते पहुंचते मुस्लिम आबादी 34.9% हो जाएगी, यानी लगभग 35%, सबसे ज्यादा। और ये जो ईसाई धर्म है उसको अपनाने वाले, उसको मानने वाले 33.8% होंगे, उनसे भी कम। और हिंदू धर्म मानने वाले 15% रह जाएंगे। ये प्यू रिसर्च का डेटा है जो हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा साल 2055 से 2060 के बीच हर 100 में से सबसे ज्यादा 36 बच्चे इस्लाम धर्म में पैदा होंगे। यह भी प्यू रिसर्च का ही डेटा है। यानी आप देखिए साल 2055 से 2060 आते आते जो 100 बच्चे विश्व में पैदा होंगे उनमें 36 बच्चे इस्लाम धर्म में पैदा होंगे। हर 100 में से 35 बच्चे ईसाई धर्म में पैदा होंगे और हर 100 में से 14 या 15 बच्चे हिंदू धर्म में पैदा होंगे। अब देखिए, ज्यादा जन्म दर और कम मृत्यु दर होने के कारण और धर्म परिवर्तन की वजह से इस्लाम धर्म दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बन जाएगा। अगली खबर का रुख करते हैं। आपको सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बारे में बताते हैं जिसकी पूरी देश में आज चर्चा हो रही है। पूरे देश में यह फैसला धार जिले के भोजशाला को लेकर आया है, जहां बसंत पंचमी के मौके पर हिंदू पक्ष ने सरस्वती पूजा करने की इजाजत मांगी थी, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना था कि वसंत पंचमी का त्योहार शुक्रवार को जुमे की नमाज के दिन पड़ रहा है, इसलिए मुस्लिम पक्ष जुमे की नमाज के लिए इस स्थान में कोई बदलाव नहीं करेगा। यह एक ऐसा सांप्रदायिक मुद्दा है जिसके कारण पहले भी कई बार हिंसा हो चुकी है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक नया फैसला सुनाया है। क्या है वो फैसला? सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों की मांगों को स्वीकार कर लिया है और यह कहा है कि हिंदू पक्ष 23 जनवरी को भोजशाला में सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक मां सरस्वती की पूजा कर सकेगा, जबकि इसी दौरान दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच भोजशाला की मस्जिद में मुस्लिम पक्ष को भी जुमे की नमाज पढ़ने की इजाजत होगी। हालांकि इस दौरान प्रशासन को दोनों पक्षों के लिए अलग अलग जगह निर्धारित करनी होगी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने होंगे, आने जाने के लिए अलग अलग दरवाजे द्वार देने होंगे, विशेष पास की भी व्यवस्था करनी होगी। संक्षेप में कहें तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ही स्थान पर एक ही दिन हिंदुओं को मां सरस्वती की पूजा करने की मंजूरी दी है और मुसलमानों को भी जुमे की नमाज पढ़ने के लिए कहा है। और अब देखना यह है कि क्या हिंदू और मुस्लिम पक्ष के साथ स्थानीय प्रशासन, सरकार इस अग्नि परीक्षा में पास होंगे। ऐसा हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि साल 2013 और 2016 में जब वसंत पंचमी और जुमे की नमाज एक ही दिन पड़ी थी,
तब भोजशाला में हिंसा भड़क गई थी और उस वक्त यह भी कहा गया कि सियासी कारणों से भोजशाला को दूसरी अयोध्या बनाया जा रहा है। लेकिन हिंदू पक्ष ने यही सवाल उठाया कि जब सर्वे रिपोर्ट में मस्जिद की जमीन पर मंदिर होने के साक्ष्य मौजूद हैं, तो हिंदुओं को भोजशाला से दूर क्यों रखा जा रहा है, जबकि मुस्लिम पक्ष इस दावे को गलत मानता है। उसका कहना है कि यह मस्जिद मंदिर के हिस्से से अलग है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है भोजशाला को लेकर के शुक्रवार जुमे पे क्या होने वाला है। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि नमाज भी होगी, पूजा भी होगी, रैपिड एक्शन फोर्स जो है वो परिसर के भीतर दाखिल हो गई है और अंदर चप्पे चप्पे पर ये सभी जवान जो है हाईटेक हथियारों के साथ यहाँ तैनात रहेंगे। आप देखिए पूजा के लिए यहाँ पे जो हिंदू पक्ष है उन्होंने झंडे लगाने शुरू कर दिए हैं और ये बिल्कुल बीचों बीच ये जो प्रॉपर्टी है भोजशाला, इसके ठीक बीचों बीच ये कुंड है जहाँ पे ये पूजा होनी है और इसी को लेकर के पूरा विवाद होता है। तैयारियां हमारी पूरी चाक चौबंद हैं। कानून व्यवस्था को देखते हुए 8000 से भी अधिक पुलिस बल, बहुत से एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स, ड्रोन की व्यवस्था, कैमरों की व्यवस्था, आरएएफ का बल, सभी प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। किसी भी स्थिति में हम कल के दिन कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य रहे, उसमें किसी भी प्रकार का विघ्न ना पड़े, ये हमारा परम इसमें कर्तव्य है। मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित भोजशाला का नाम राजा भोज के नाम पर पड़ा है, जो मां सरस्वती के अनन्य भक्त थे और मां सरस्वती को हिंदू धर्म में विद्या, बुद्धि और ज्ञान की देवी माना गया है। ऐतिहासिक साक्ष्यों में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि साल 1034 में राजा भोज ने यहां नालंदा और तक्षशिला जैसे एक संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी, जिसे बाद में भोजशाला के नाम से जाना गया। और क्योंकि इस भोजशाला में मां सरस्वती की प्रतिमा को स्थापित किया गया था, इसीलिए हिंदुओं ने इस स्थान को मां सरस्वती की पवित्र मंदिर माना। हालांकि जिस तरह बख्तियार खिलजी ने 12वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय पर हमला कराया, ठीक उसी तरह साल 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने भारतीय सनातन संस्कृति को मिटाने के लिए भोजशाला को ध्वस्त करा दिया। इसके बाद साल 1401 में दिलावर खान गौरी ने भोजशाला के एक हिस्से में मस्जिद का निर्माण करा दिया, जिसे कमाल मौला मस्जिद कहा गया। जबकि साल 1514 में महमूद शाह खिलजी ने यहां एक और मस्जिद का निर्माण कराया, जिसे लाट मस्जिद कहा गया। इसमें भी कमाल मौला मस्जिद मालवा क्षेत्र के एक सूफी संत कमाल मौला को समर्पित थी, लेकिन अलग अलग दौर के सर्वेक्षण में इस बात को स्पष्ट रूप से शामिल किया गया कि यह मस्जिद उसी क्षेत्र में बनाई गई जहां पहले प्राचीन मंदिर और भोजशाला महाविद्यालय हुआ करता था। मैं अपने साथ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की 123 साल पुरानी रिपोर्ट की कॉपी लाई हूं। इसके कुछ अंश हैं इसमें, जो साल 1902 से 1903 के बीच की रिपोर्ट है। यहां बीच में साल लिखा हुआ है। 1902 से लेकर 1903 के बीच की यह रिपोर्ट है। अंग्रेजों ने अपनी इस रिपोर्ट में कैप्टन बार्न्स के हवाले से यह लिखा था कि मस्जिद के भीतर पाए गए प्रतीकों, कई प्रतीकों, रिपोर्ट में लिखा है कि मस्जिद के भीतर पाए गए कई प्रतीकों और शिलालेखों से यह प्रतीत होता है कि यह मस्जिद एक हिंदू मंदिर के स्थल पर और बड़े पैमाने पर उसी मंदिर से लिए गए निर्माण सामग्री से बनाई गई, जिसे स्थानीय निवासी राजा भोज की पाठशाला के नाम से जाना जाता था। इसी रिपोर्ट में आगे यह भी लिखा है कि मस्जिद के किस कक्ष में, हमने हाईलाइट करके ये तमाम बिंदु लाए हैं लेकिन आपके लिए पढ़ना मुश्किल होगा, मस्जिद के किस कक्ष में मुस्लिमों द्वारा नमाज पढ़ी जाती थी। उस कक्ष के 2 स्तंभों पर संस्कृत वर्णमाला, हिंदू प्रतीक पाए गए। कुछ दीवारों पर संस्कृत के शिलालेख तक मौजूद होने का दावा इसी एएसआई की रिपोर्ट में है, जिससे यह साबित होता है कि जिस जगह मस्जिद बनी वहां पहले मंदिर हुआ करता था। साफ साफ लिखा हुआ है एएसआई की रिपोर्ट में।
और सोचिए, ये रिपोर्ट कोई बीजेपी या मोदी सरकार में तो आई नहीं है। ये रिपोर्ट 123 साल पुरानी है। अंग्रेजों ने खुद बताया है कि जब उन्होंने भोजशाला में सर्वे के लिए खुदाई करवाई थी, तब वहां उन्हें मां सरस्वती की प्रतिमा मिली थी, जिसे वो अपने साथ लंदन ले गए और आज भी ये प्रतिमा लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में रखी गई और इस प्रतिमा को जैन धर्म से जुड़ा हुआ भी माना जाता है। साल 2024 में भी कोर्ट के आदेश पर एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भोजशाला का एक सर्वे किया था, जिसमें 31 सिक्के मिले थे और इनमें कई सिक्के 10वीं 11वीं शताब्दी के थे, जब भारत में एक भी मस्जिद का निर्माण नहीं हुआ था। भारत में पहली बड़ी मस्जिद साल 1193 में दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर बनाई गई थी। यहां हम आपसे एक और बात यह कहना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि मंदिर मस्जिद के ये विवाद आज के उठे हुए हैं या कई लोग इसको मोदी सरकार से सीधा जोड़ते हैं। जब देश में कांग्रेस की सरकारें थी तब भी ये मामला अदालतों तक पहुंचा, लेकिन इसके बाद साल 1991 में कांग्रेस एक ऐसा वर्शिप एक्ट लेकर आई जिसने अयोध्या को छोड़कर बाकी सभी मामलों में धार्मिक स्थलों को लेकर 15 अगस्त 1947 की यथास्थिति लागू कर दी, जिससे हिंदू पक्ष ने अपने प्राचीन मंदिरों पर दावा करने का भी कानूनी अधिकार खो दिया। और यह भी तब हुआ जब देश में 1800 से अधिक मस्जिदों और इस्लामिक ढांचों के नीचे मंदिर होने का दावा किया जाता है। और यह जानकारी हम जिस पुस्तक के हवाले से बता रहे हैं उसका नाम है हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड टू देम, यानी हिंदू मंदिर उन्हें क्या हुआ। इसी पुस्तक के मुताबिक उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 299 मंदिर मस्जिद के विवाद हैं। कर्नाटक में 192, तमिलनाडु में 175, गुजरात में 170, राजस्थान में 170, मध्य प्रदेश में 153 मस्जिदें और इस्लामिक ढांचे ऐसे हैं जिन्हें लेकर यह कहा जाता है कि इनका निर्माण प्राचीन मंदिरों को तोड़कर उनके मलबे से हुआ है। वैसे यह भी संयोग है कि आज जब हम भोजशाला की बात कर रहे हैं, तब आज ही के दिन अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 2 साल पूरे होने जा रहे हैं। आज से ठीक 2 साल पहले 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। लगभग 500 सालों के बाद भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर उनका वनवास खत्म हुआ था। बड़ी बात यह है कि साल 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया, तब कई नेता और लोग ऐसे भी थे जो ये कह रहे थे कि अयोध्या में राम मंदिर बना तो देश का सांप्रदायिक माहौल खराब हो जाएगा, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं हुआ। भगवान श्री राम के इस भव्य मंदिर ने 2 सालों में कई ऐसे नए रिकॉर्ड्स बनाए हैं जो आपको जानना चाहिए, जिनसे ये पता चलता है कि भारत के हिंदुओं ने इस मंदिर को अपने हृदय में कैसे स्थान दिया है। 22 जनवरी 2024 से 22 जनवरी 2026 के बीच 2 साल लगभग 50 करोड़ लोगों ने अयोध्या के राम मंदिर के दर्शन किए हैं। यह आंकड़ा 34 करोड़ की आबादी वाले अमेरिका से 1.5 गुना, 24 करोड़ की आबादी वाले पाकिस्तान से 2 गुना, 17 करोड़ की आबादी वाले बांग्लादेश से 3 गुना, 45 करोड़ की आबादी वाले पूरे यूरोपियन यूनियन के 27 देशों से भी 5 करोड़ ज्यादा है। राम मंदिर का निर्माण सरकारी पैसों से नहीं हुआ, बल्कि इस मंदिर का निर्माण आपके आम लोगों के दान से हुआ। अब तक राम मंदिर के निर्माण के लिए 3,500 करोड़ रुपए का चंदा मिल चुका है, जिनमें 1800 करोड़ रुपए मंदिर के निर्माण पर खर्च होने। उत्तर प्रदेश की आबादी में अयोध्या जिले की हिस्सेदारी सिर्फ 1% है, लेकिन राम मंदिर की वजह से उत्तर प्रदेश की जीडीपी में अयोध्या की हिस्सेदारी जानते हैं 1.5% से भी ज्यादा हो गई है। और जो लोग ये कहते हैं कि अयोध्या में मंदिर की जगह सड़कें, स्कूल, अस्पताल, रेलवे स्टेशन बनने चाहिए, उन लोगों को भी हम बताना चाहते हैं कि अयोध्या में एयरपोर्ट जैसे अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का पुनर्निर्माण हुआ, नया मेडिकल कॉलेज बना, सरयू नदी के घाटों का स्वरूप बदला, अयोध्या रिंग रोड के निर्माण पर 4,793 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, टाउनशिप पर 2,180 करोड़ रुपए। सबसे बड़ी बात तो यही है कि आज अयोध्या में भगवान राम टेंट में नहीं बल्कि अपने भव्य मंदिर में विराजमान है। ये बात करोड़ों हिंदुओं में न्यायिक संतुष्टि का एक भाव पैदा करती है।
प्राण प्रतिष्ठा के 2 साल पूरे हो गए, 50 करोड़ लोग जा चुके हैं, तब कैसे कई नेता हैं जो अभी तक नहीं गए हैं। इनमें विपक्ष के नेता राहुल गांधी का नाम है, अखिलेश यादव का नाम है, जबकि फैजाबाद से लोकसभा सांसद अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी से है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी अब तक राम मंदिर नहीं आई हैं। शरद पवार, मल्लिकार्जुन खड़गे, उद्धव ठाकरे, सोनिया गांधी, तेजस्वी यादव अयोध्या के राम मंदिर नहीं आए हैं और ये उनका निजी फैसला है। भारत के संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि नेताओं को राम मंदिर जाना ही चाहिए। हो सकता है ये नेता आने वाले वक्त में राम मंदिर चले भी जाएं, लेकिन यह भी देखना होगा कि क्या राजनीतिक विरोध के कारण राम मंदिर से दूरी बनाई गई, जिसको लेकर बीजेपी हमलावर है। राम मंदिर कोई बीजेपी का तो है नहीं ना, बीजेपी या सरकार के पैसे से बना है। आज आपको राहुल गांधी का यह बयान भी सुनना चाहिए, जिसमें उन्होंने मनरेगा योजना की जगह लाई गई जी राम जी योजना को जी ग्राम जी योजना बोला। इसके बाद बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया। नोटबंदी, गलत जीएसटी और अब ये इसका नए लॉ का नाम क्या है, मैं नाम ही नहीं जानता इसका, क्या है? जी ग्राम जी, क्या है? ग्राम जी पता नहीं क्या। हाँ, अब बीजेपी कह रही है कि वो राम जी का नाम भी अपने मुंह से नहीं लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया है और मुद्दा बना रही है। आगे बढ़ते हैं। खैर, आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो बयान सुनवाते हैं जो आज पूरे दिन ट्रेंड करता रहा। जिस वक्त माघ मेले में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद प्रशासन के बीच टकराव चल रहा है और प्रशासन ने अभिमुक्तेश्वरानंद से कहा कि वो खुद को शंकराचार्य साबित करके दिखाएं, तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक नया बयान आया है। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। तो कालनेमी शब्द के इस्तेमाल को लेकर ही अब ये पूरी बात आगे बढ़ रही है कि कालनेमी शब्द क्या सीधे सीधे अभिमुक्तेश्वरानंद के लिए इस्तेमाल किया। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद कालनेमी रामायण काल का वो मायावी राक्षस था जिसे रावण ने उस वक्त भगवान हनुमान को साधु के भेष में भ्रमित करने के लिए भेजा था। जब भगवान हनुमान लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे, जब कालनेमी का भेद खुला था, तब उस भगवान हनुमान ने उसका वध कर दिया था। और आज अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कालनेमी के जरिए अभिमुक्तेश्वरानंद को निशाने पर ले रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये लड़ाई और ये टकराव कहां तक पहुंच चुकी है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं। आपने 19 और 20 का फर्क तो सुना होगा, लेकिन आज आप 21 और 22 का फर्क देखिए। यानी आज आप ये देखिए कि 21 जनवरी के राष्ट्रपति ट्रंप कितने अलग थे और आज 22 जनवरी के राष्ट्रपति ट्रंप कितने अलग हैं। एक दिन पहले डावोस के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि ग्रीनलैंड के मुद्दे पर डेनमार्क अमेरिका के साथ एहसान फरामोशी कर रहा है और यूरोप भी गलत दिशा में जा रहा है। लेकिन आज राष्ट्रपति ट्रंप ने यू टर्न ले लिया। ये कहा कि वो यूरोप के उन 8 देशों पर 10% टैरिफ अब नहीं लगाएंगे जो ग्रीनलैंड के मुद्दे पर अमेरिका का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ग्रीनलैंड पर नेटो के साथ एक नए फ्रेमवर्क को तैयार किया जा रहा है और अमेरिका नेटो के साथ है। एक और यू टर्न राष्ट्रपति ट्रंप ने चाइना को लेकर लिया और जहां कल तक वो चाइना को ग्रीनलैंड के लिए खतरा बता रहे थे, आज उसी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की वो तारीफ करने लगे और ये कहने लगे कि शी जिनपिंग एक शानदार इंसान है। सुनिए। So I've always had a very good relationship with President Xi and with President Putin. Talk about, the larger powers. But I've always had a very good relationship with President Xi of China. He's an incredible man. What he's done is amazing. He's highly respected by everybody. स्विट्जरलैंड के डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम शिखर सम्मेलन चल रहा है।
इसकी एक बैठक में भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के रोड मैप पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। इस बैठक में भारत के सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव, आईएमएफ की पूर्व डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ, भारतीय उद्योगपति सुनील भारती मित्तल, आइकिया ग्रुप के सीईओ जुवेंसियो मयाल्स्टो हरेरा और इंडिया ग्रुप की एग्जीक्यूटिव एडिटर इन चीफ कलीपुरी मौजूद थी। इस बैठक में भारत की अर्थव्यवस्था और आने वाले समय में उनकी जो चुनौतियां हैं उसकी चुनौतियों पर बातचीत की गई। इस बैठक का सबसे बड़ा मुद्दा यह था कि क्या भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन पाएगा। इस सवाल पर सबसे सटीक जवाब दिया अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने। उनके मुताबिक भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने से कोई रोक नहीं सकता और इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगले कुछ वर्षों में भारत ये कारनामा करके दिखाएगा। गीता गोपीनाथ का अनुमान है कि साल 2028 तक ही यानी 2 वर्षों में भारत जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। Do you agree with that? Is India's ambition to break into the top 3 a reality? What's your view? Without a doubt, India will become the 3rd largest economy of the world. It's a matter of a few years, unless something catastrophic happens. If you just look at the math in terms of India's growth rate relative to Germany and Japan, it would be very hard to see how India would not get there. And based on current projections, India gets there by 2028. Wow. It could be even sooner than that, depending upon how the revision of the GDP numbers happens at the start of this year, I guess relatively soon. इस वक्त दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था वाले टॉप 5 देशों में अमेरिका, चाइना, जर्मनी, भारत और जापान है। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका है, जिसकी इकोनॉमी 2,753 लाख करोड़ है। दूसरे नंबर पर चाइना, जिसकी इकोनॉमी 1,743 लाख करोड़। तीसरे पर जर्मनी, जिसकी इकोनॉमी 450 लाख करोड़ रुपए की है। चौथे पर भारत, इकोनॉमी 375 लाख करोड़ की है। 5वें नंबर पर जापान है, जिसकी इकोनॉमी 375 लाख करोड़ रुपए की है। मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देशों की लिस्ट में भारत ने अभी हाल ही में जापान को पीछे छोड़ा है। भारत ने जिस तेजी से अपनी ग्रोथ की है वो तेजी बरकरार रही तो जल्दी ही जर्मनी भी हमसे पीछे होगा। पिछले 5 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था ने बाकी देशों की तुलना में अच्छी ग्रोथ दिखाई है। वित्त वर्ष 2021-22 से लेकर 2025-26 के बीच भारत की जीडीपी ग्रोथ के ये आंकड़े पूरी दुनिया को हैरान करते हैं। 2021-22 में देश की विकास दर 8.7%, 2022-23 में लगभग 7.6%, 2023-24 में 8.2%, 2024-25 में 6.5% और 2025-26 में करीब 7.4%। यही वजह है कि अर्थव्यवस्थाओं की ग्रोथ पर नजर रखने वाली कई बड़ी संस्थाओं ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर अपना भरोसा जताया लेकर बड़े दावे किए। वर्ल्ड बैंक ने हाल में अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि 2026-27 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.5% रह सकती है और यह अनुमान दुनिया के कई देशों की ग्रोथ रेट से ज्यादा है। वर्ल्ड बैंक का अनुमान है कि साल 2028 में भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था होगा। इसी तरह से डेलॉयट ने हाल ही में इंडिया इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में कहा है कि 2026-27 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.9% होगी। इसी तरह आईएमएफ ने 26-27 में 6.4% का जीडीपी ग्रोथ अनुमानित किया है। आईएमएफ का अनुमान है कि 2026-27 में दुनिया की जीडीपी ग्रोथ औसतन 3.3% रहेगी, यानी भारत की अर्थव्यवस्था अन्य देशों की तुलना में करीब करीब दोगुनी रफ्तार से बढ़ रही है। आईएमएफ के मुताबिक टॉप 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अच्छी विकास दर भारत की रहने वाली है। साल 2026-27 में अमेरिका की विकास दर का अनुमान 2.4 है, चाइना का 4.5% है, जर्मनी का 1.1%, भारत की 6.4% और जापान की विकास दर 0.7% रह सकती है। यानी दुनिया की टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं में भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था होगा। लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए 2 बड़ी चुनौतियों की बात कही गई है। अब उस पर आते हैं। पहली चुनौती है भारत में प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना और दूसरी चुनौती है प्रदूषण। जी हां, इसी मंच से आज गीता गोपीनाथ ने, जो कि पूर्व डेप्यूटी एमडी हैं आईएमएफ की, ये 2 मुद्दे उठाए। Yeah, the challenge for India is not about becoming the 3rd largest economy in the world. The challenge for India is about raising per capita incomes to higher levels. And indeed, I agree with the minister that substantial reforms have been undertaken. The physical infrastructure build out is impressive. The digital infrastructure
build out is impressive. What was done with the goods and services tax, including the simplification recently, extremely helpful. So to keep the momentum going and to keep raising per capita income and getting to the 2047 goal of Viksit Bharat, I think that's the challenge. Pollution is a challenge in India. And if you look at the impact of pollution on the Indian economy, it is far more consequential than any impact of any tariffs that have been put on India so far. If you look at the annual cost to India's GDP of the level of pollution that you have, and it's not just the effect on economic activity, but it's also the loss in lives. I mean, the numbers are really large. Based on a World Bank study that was done, I think it was published in 22, about 1.7 million lives are lost every year in India because of pollution. That's 18% of the deaths in India. ये सही है कि दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए प्रति व्यक्ति आय और प्रदूषण दो बड़ी चुनौतियां हैं। हमारी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन देश के लोगों की प्रति व्यक्ति आय उस तेजी से नहीं बढ़ी। साल 2025 में आई वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में प्रति व्यक्ति आय 2,58,000 रुपए सालाना है, यानी 21,500 रुपए महीना। मतलब यह है कि हमारे देश में लोग हर महीने औसतन 21,000 रुपए कमाते हैं। अगर हम दुनिया की 5 सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों के बीच तुलना करें तो अमेरिका में प्रति व्यक्ति आय 77 लाख रुपए है सालाना, चाइना में 12 लाख रुपए सालाना, जर्मनी में 51 लाख रुपए सालाना, जापान में 30 लाख रुपए सालाना। भारत में प्रति व्यक्ति आय केवल 2,78,000 सालाना है, यानी 2,58,000 रुपए सालाना है। यानी तुलनात्मक रूप से इन देशों के मुकाबले भारत में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत दुनिया में 144वें नंबर पर आता है। केंद्र सरकार की कोशिश है अगले कुछ वर्षों में भारत में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना किया जाए। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए दूसरी चुनौती है प्रदूषण। डावोस में हुई इस चर्चा में यहां तक कहा गया कि प्रदूषण भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, और देखा जाए तो यह गलत नहीं है। प्रदूषण को भले ही हम एक सामाजिक समस्या समझते हो, लेकिन सच तो यह है कि इससे भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा है। प्रदूषण की वजह से लोगों की सेहत को होने वाले नुकसान हमारी अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव डालता है। विश्व बैंक के मुताबिक साल 2019 में प्रदूषण की वजह से भारत में करीब 17 लाख लोगों की मौत हो गई थी, और लोगों की अकाल मृत्यु की वजह से देश की अर्थव्यवस्था को 3,37,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। यह नुकसान देश की जीडीपी का 1.36% था। लैंसेट की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में प्रदूषण की वजह से भारत में 17,18,000 लोगों की अकाल मृत्यु हो गई थी, और इसकी वजह से देश को 30 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। यह नुकसान भारत की जीडीपी का 9.5% था। मौत की वजह से अर्थव्यवस्था को नुकसान इसलिए होता है क्योंकि जो व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में देश को बढ़ाने के लिए जितना काम कर सकता था, प्रदूषण की वजह से नहीं हो पाता। जो लोग ये समझते हैं कि प्रदूषण का संबंध सिर्फ हेल्थ से है, सेहत से है, उनके लिए ये जानकारी आंखें खोलने वाली है। देश के विकास को रोकने वाली समस्या है ये। इस पर ध्यान देना SOS बहुत जरूरी है। हमारे देश में प्रदूषण की स्थिति बहुत खराब है। IQAR ने अक्टूबर 2025 की अपनी रिपोर्ट में बताया था कि दुनिया के सबसे प्रदूषित टॉप 10 शहरों में 3 शहर भारत के थे। इन शहरों में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता है। आज का सच यह है कि प्रदूषण अब केवल सर्दियों के मौसम की समस्या नहीं है। अब देश में पूरे साल AQI 138 के आसपास रहता है, जो इंसानों की सेहत के लिए ठीक नहीं माना जाता है। अगर आप भी इंटरनेट को डॉक्टर समझ बैठे हैं तो यह खबर आपके लिए ही है। इंटरनेट पर मौजूद मिस इन्फॉर्मेशन की जान भी ले सकती है किसी की। तमिलनाडु के मदुरई में एक 19 साल की लड़की अपने बढ़े हुए वजन को लेकर बहुत परेशान थी। इसके समाधान के लिए उसने YouTube पर वजन घटाने के नुस्खे देखे। एक वीडियो में उसने देखा कि बोरैक्स पाउडर का सेवन करने से वजन तेजी से कम होता है, लेकिन यह भ्रामक जानकारी इस लड़की के लिए जानलेवा साबित हुई। सोशल मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में लोग सामान्य जानकारी से लेकर स्वास्थ्य संबंधी सलाह के लिए भी इंटरनेट का सहारा लेने लगे हैं, जो कि बेहद खतरनाक है। मदुरई की 19 साल की कलैयारसी ने अपना वजन घटाने के लिए YouTube पर एक वीडियो देखा
जिसमें बोरेक्स के सेवन से वजन घटाने की सलाह दी गई थी। उसने पास की दुकान से बोरेक्स खरीदा और उसका सेवन कर लिया। कुछ देर बाद ही उसकी तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई। रात होते होते हालत ज्यादा खराब हो गई और डॉक्टर्स उसे नहीं बचा पाए। बोरेक्स एक केमिकल होता है जिसका इस्तेमाल सफाई, डिटर्जेंट, कीटनाशक और पेंट बनाने में होता है। यह इंसान के शरीर के लिए जहर के समान है। यह घटना बताती है कि कुछ क्रिएटर्स सिर्फ व्यूज और फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए उलझुल सलाह देते हैं। इंटरनेट से मिली कोई भी स्वास्थ्य संबंधी सलाह बिना क्वालिफाइड डॉक्टर या डाइटिशियन से पूछे ना लें और ऐसी खतरनाक सलाह देने वालों के बारे में तुरंत रिपोर्ट करें। अब आपको मध्य प्रदेश के शिवपुरी से आई एक तस्वीर दिखाते हैं जहां सिस्टम की बेरुखी से तंग आकर एक दिव्यांग का दर्द फूट पड़ा। ये व्यक्ति दोनों पैरों से लाचार है। उनका कहना है कि वो 2 साल से लगातार बैटरी वाली साइकिल के लिए बस गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें आज तक हक नहीं मिला। उसे कलेक्टर पर भी गंभीर आरोप लगाए। शिवपुरी में जन सुनवाई कार्यक्रम में चीखते और अपना दर्द बयां करते इस दिव्यांग व्यक्ति का नाम अशफाक खान है। उसका कहना है कि वो पिछले 2 साल से बैटरी वाली साइकिल के लिए चक्कर लगा रहा है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। आरोप है उसे 2 साल से परेशान किया जा रहा है और भगाया जा रहा है। जब कलेक्टर है, जब काम पूरा नहीं कर पा रहा है तो